नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। बंगाल में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और जैसे जैसे यह तारीख नजदीक आ रही है, बहुत से लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी के दिल की धड़कन बढ़ रही है तो वो है ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव जो है वो पिछले सारे चुनावों से इस बार अलग है और इसके पीछे कुछ कारण हैं। इसमें दो तरह की खास बातें हैं। पहली है भाजपा की राजनीतिक चुनौती। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरब का यह सबसे मजबूत और आखिरी किला है जो उसको जीतना है। तो पहली चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है। उसमें एक बड़ी समस्या है और वह है 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो घटनाएं हुई, जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, उनके घर जलाए गए, उनकी हत्या की गई, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उन्हें पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। सवाल यह है कि इस बार ऐसा क्या होगा कि अगर भाजपा जो है वो फिर से हार गई तो उनकी सुरक्षा की गारंटी भाजपा देगी या वो लोग सुरक्षित रह सकेंगे या नहीं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त कर रही है कि हम अपने सभी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। 2021 में जो हुआ, शायद भाजपा उसके लिए तैयार नहीं थी, ये बात तो कही जा सकती है। भाजपा को यह उम्मीद नहीं थी कि इतनी प्रचंड जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस इस तरह की हिंसा पर उतर आएगी। चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान हिंसा, यह तो पश्चिम बंगाल में 75 साल से चल रहा है और यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन चुनाव नतीजे के बाद की हिंसा 2021 में जितने बड़े पैमाने पर हुई, पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में इतनी बड़ी हिंसा कभी नहीं हुई। उन पर कई मामले दर्ज हुए। हाईकोर्ट के निर्देश पर ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने जांच रोकने से मना कर दिया, लेकिन अभी तक किसी में उसको सजा नहीं मिली है। किसी को भी सजा अभी तक नहीं मिल पाई है। 5 साल होने जा रहे हैं। सीबीआई जांच कर रही है। उसके अलावा कई एजेंसियां अलग अलग मामलों की, चाहे इनकम टैक्स हो या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, वो सभी है ना जांच कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई अपराधी कन्विक्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है। इसलिए लोगों के मन में और ज्यादा शंका हो रही है। केंद्र में सरकार होने के बावजूद आखिर भाजपा आरोपियों को सजा क्यों नहीं दिलवा पा रही है। और इसी से लोगों के मन में संदेह पैदा होता है कि 2026 के चुनाव के बाद अगर टीएमसी हिंसा करेगी तो उनकी सुरक्षा की गारंटी क्या होगी। हालांकि पिछले चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का कैडर ज्यादा तैयार है, ज्यादा मजबूत है। केंद्र सरकार ज्यादा सतर्क है। जांच एजेंसियां या कहें सुरक्षा बल ज्यादा सतर्क है। चुनाव आयोग इस बार बेहतर तरीके से इनका इस्तेमाल करेगा। ऐसी उम्मीद करना चाहिए कि कोई भी मतदाता अपने को असुरक्षित महसूस ना करे। अगर लोगों को यह लगा कि इस डर से स्थायी रूप से मुक्ति पाना है तो ममता बनर्जी की सरकार को हटाना पड़ेगा और तब जाके जिस डर के सहारे ममता बनर्जी अपनी जीत सुनिश्चित करती है, वह डर काम का नहीं रहेगा। दूसरी तरफ लोगों को दिखाई दे रहा है जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। अगर बंगाल में मुसलमानों का प्रभुत्व बढ़ा, उनकी जनसंख्या तो वैसे भी वहां ज्यादा है, और अगर इस तरह के जिहादी तत्व ज्यादा हावी हो गए, हिंदुओं का क्या होगा। जो बांग्लादेश में हो रहा है वह पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता आज की तारीख में। जिस तरह से वहां पर बाबरी मस्जिद के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई, हुमायूं कबीर ने जो शुरुआत की है, वो इस बात का संकेत है कि आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। आने वाले समय में हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए खुद तैयार रहना पड़ेगा। तो बांग्लादेश का जो असर है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव पर ना हो, ऐसा नहीं लगता। और बांग्लादेश का असर अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर होगा तो इस तरह के माहौल में दो ही स्थितियां होती हैं कि लोग पहले से और ज्यादा डर जाएं या फिर डर को बाहर निकाल फेंके और अंतिम फैसले के लिए तैयार हो जाए। इस बार माहौल उसी तरह का लग रहा है, परिवर्तन का माहौल लग रहा है। उसके अलावा अप्रैल में जब चुनाव होगा तो ममता बनर्जी को सत्ता में रहते हुए 15 साल हो जाएंगे। उनके खिलाफ 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी होगी और ममता सरकार किस तरह से चल रही है ये बात सबको पता है। सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार का लोग एक बार तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति को इग्नोर नहीं करते। ज्यादा समय तक इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना हो या संदेश खाली की घटना हो और चाहे बांग्लादेश की घटनाएं हो, ये सभी घटनाएं लोगों को चेतावनी दे रही हैं, खासतौर से हिंदू समाज को, कि अगर बटोगे तो कटोगे, मतलब तुमको बटना नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो अभी डेमोग्राफी है, इतना चेंज होने के बावजूद वहां 30% मुसलमान है और 70% हिंदू हैं। अगर 70% हिंदू एक हो जाएं तो 30% मुसलमान किसी एक पार्टी को जिताने के लिए चाहे कितना भी जोर लगा ले, उसको जिता नहीं सकते। अगर एक होकर कोई जिता सकता है तो वो हिंदू जिता सकता है। तो बंगाल चुनाव को लेकर पहली समस्या यह है।
दूसरी बात जो इस चुनाव में अलग लग रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में केवल राजनीतिक लड़ाई या चुनावी लड़ाई नहीं लड़ रही है, और इसकी स्पष्ट घोषणा जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने की है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में हम केवल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारे लिए यह सांस्कृतिक युद्ध है। यह चुनाव हम अपनी संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से लड़ रहे हैं। जब आप केवल चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ते हैं तो लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल का लक्ष्य यही होता है। कोई राजनीतिक दल यह नहीं कह सकता कि उसका लक्ष्य सत्ता में आना नहीं है, लेकिन जब आप सत्ता में बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं तब परिस्थिति जो है वो बदल जाती है। तो भाजपा के लिए ये सांस्कृतिक युद्ध क्यों है, उसका नमूना या उसकी प्रयोगशाला बांग्लादेश को बता रहे हैं कि डेमोग्राफी जो है वो बदलेगी तो उसका असर क्या होगा, डेमोग्राफी बदलेगी तो अपने साथ क्या क्या लेकर आएगी। और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में यह बदलाव जो है वो देखने को मिलने लगा है कि हिंदुओं की आबादी कम हो गई है, तो इन जिलों में अब शरिया का कानून चलेगा। वहां से ये आवाज आने लगी है कि शरिया पहले है, संविधान बाद में है। तो ये डराने वाली चीजें हैं। भविष्य को लेकर जिनको भी चिंता है, देश के भविष्य की, देश की एकता अखंडता की, देश के संविधान की, देश की सुरक्षा की, उन सब के लिए यह चेतावनी है कि अभी भी समय है, जाग जाइए, नहीं तो बाद में पछताने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। दूसरी बात कही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने कि घुसपैठियों को संरक्षण ममता बनर्जी की सरकार दे रही है। ममता बनर्जी को 7 बार मैंने चिट्ठी लिखी कि जो भारत बांग्लादेश की जो सीमा है उस पर बाड़ लगाने के लिए जमीन का अधिग्रहण करके BSF को दे दिया जाए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 4 बार केंद्रीय गृह सचिव वो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से मिलने आए और इस संबंध में उनसे मांग की कि आप जमीन का अधिग्रहण जो है वो कीजिए और वहां पर बाड़ लगाने का काम शुरू होने दीजिए, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ऐसा होने नहीं दे रही है। ममता जी आरोप लगाती हैं कि BSF तो केंद्र सरकार के पास है, तो वो घुसपैठ क्यों नहीं रोक पा रही है। तो अमित शाह ने इस पर कहा कि बाढ़ आप लगाने नहीं दे रहे हैं, फेंसिंग आप होने नहीं दे रहे हैं, वेस्ट बंगाल जो है उसके एक बड़े हिस्से में बाढ़ लगाने का काम नहीं होने दिया जा रहा है। BSF के पास जितना हिस्सा था, मतलब जितनी जमीन थी, उस पर फेंसिंग का काम हो चुका है, लेकिन आप जमीन अधिग्रहण करके दे नहीं रहे हैं क्योंकि आपको वो हिस्सा खुला रखना है ताकि घुसपैठिए जो है वो अंदर आ सकें। अब आते हैं इन घुसपैठियों को लीगल बनाने के ऊपर। वो लोग फर्जी दस्तावेज बनवाकर वेस्ट बंगाल में रुकते हैं और फिर उनको वैध बनाने का काम राज्य सरकार करती है। उनका आधार कैसे बन जाता है, वोटर ID कार्ड जो है वो कैसे बन जाता है, उनके दूसरे दस्तावेज जो है वो कैसे बन जाते हैं, राशन कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये सब कैसे बन जाता है, ये राज्य सरकार करवाती है। और फिर ममता बनर्जी कहती है कि यहाँ पर कोई घुसपैठिया नहीं है। अब इस बात को तो शायद उनकी पार्टी के नेता भी मानने को तैयार नहीं होंगे कि पश्चिम बंगाल में कोई घुसपैठिया नहीं है, अगर उनसे बंद कमरे में बात की जाए। देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए ना हो। वो आते हैं पश्चिम बंगाल में और फिर वहां से फैलते हैं पूरे देश के अलग अलग राज्यों में। और आखिरी बात जो अमित शाह ने कही कि हम घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे और अगर हमारी सरकार आई तो पूरी सीमा पर फेंसिंग होगी, किसी भी घुसपैठियों को हम घुसने नहीं देंगे। अब प्रश्न आ जाता है फिर से पश्चिम बंगाल के हिंदुओं पर कि क्या वह इस खतरे को देख रहे हैं, क्या वे लोग इस खतरे की गंभीरता को समझ रहे हैं, क्या उनको ये बात समझ में आ रही है कि ममता बनर्जी अगर चौथी बार जीतकर वापस आ जाएंगी तो उनका क्या हाल होगा। तो पश्चिम बंगाल का यह चुनाव, इसके बदलाव की शुरुआत SIR से शुरू हो चुकी है। SIR से मतदाताओं की पहचान की जा रही है। 1.25 करोड़ से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने फॉर्म तो भरकर भेजा है लेकिन उनकी आइडेंटिटी जो है वो संदिग्ध है। उसमें अजीब अजीब तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं कि बेटा 10 साल का है, पिता 20 साल का है, दादा जो है वो 40 साल का है। 10 मुस्लिम परिवारों ने एक ही परिवार जो हिंदू परिवार है असल में उसका नाम अपने पूर्वज के रूप में लिख दिया है और इंक्वायरी करने पर पता चला कि वो सब फर्जी है। और तृणमूल कांग्रेस के जो BLA हैं उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर SIR ठीक तरीके से हो जाता है तो जो फर्जी मतदाता हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं है, उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। और ममता बनर्जी का जो कोर वोटर है उसमें अगर इतनी बड़ी कमी आ गई तो इलेक्शन कमीशन को चुनाव के समय मतदाताओं की सुरक्षा करना रह जाएगा ताकि मतदाता को मतदान बूथ तक पहुंचने में आसानी हो। चुनाव आयोग ने इस बार एक और काम किया है। पिछले चुनाव में यह देखा गया कि जो बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनमें अगर ज्यादातर भाजपा के समर्थक हैं तो ममता के लोगों ने उस गेट पर ताला लगवा दिया ताकि वो लोग वोट देने जा ही ना सके।
इस बार चुनाव आयोग ने तय किया है कि ऐसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज या ऐसा मोहल्ला जहां तय किया गया है कि इतने से ज्यादा अगर वहां पर मतदाता हैं तो ऐसे केस में वहीं पर बूथ खोला जाएगा। पहले बूथ खोलने के लिए यह अनिवार्य शर्त थी कि बूथ किसी सरकारी भवन में या सरकारी बिल्डिंग में ही खोला जाएगा। अब उस नियम को बदल दिया है चुनाव आयोग ने। अब नए रूल्स के हिसाब से निजी जमीन या निजी भवन में भी यह मतदान केंद्र जो है वो खोले जा सकते हैं। तो अगर कोई बड़ी सोसाइटी है जिसमें 1000 या 1500 मतदाता रहते हैं तो वहीं पर पोलिंग बूथ है वो बनाया जाएगा। उनको निकलकर कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सब उपाय जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए किए जा रहे हैं। यह सब ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं के मन में दो बातें हैं। पहली सुरक्षा की भावना और दूसरी हिंदुओं में शत्रु बोध का पैदा होना कि कौन हमारा मित्र है और कौन शत्रु है। वर्तमान में बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी जो वीडियोस आ रही हैं, वहां से जिस तरह के समाचार आ रहे हैं उससे पता चलता है कि हिंदुओं के साथ खड़ा होने के लिए दुनिया में कोई नहीं है। तो भारत में अगर हिंदुओं को सुरक्षित रहना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वह उसी ओर जा रहा है कि भारत में भी हिंदू असुरक्षित हो जाए, और बांग्लादेश के कई जिलों में कई शहरों में ये स्थिति बनती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसमें बड़ा स्पष्ट मतलब क्लियर नजर आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की हार लगभग तय है। बंगाल में जो परिस्थितियां बदली हैं उन बदली परिस्थितियों में तृणमूल कांग्रेस के लिए जीतना लगभग असंभव हो सकता है। इस बार ममता बनर्जी के जो तरीके थे, उनकी जो तिकड़मबाजी थी, वो इस चुनाव में चलने वाली नहीं है। उन पर अंकुश लगाने के लिए भाजपा की तैयारी है और संवैधानिक रूप से और कानूनी रूप से जो कुछ किया जा सकता है उसके लिए इलेक्शन कमीशन भी तैयार है। इस बदली हुई परिस्थिति में या कह लें कि इस कंडीशन में ममता बनर्जी के सत्ता में इन बदली हुई परिस्थितियों में ममता बनर्जी के लिए सत्ता में वापसी करना कठिन होता जा रहा है। और यह बात उनके बयानों में जो बौखलाहट दिख रही है, जिस तरह से वो गाली दे रही हैं, अमित शाह को दुर्योधन, दुशासन, पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं, उसके अलावा प्रधानमंत्री को भी गाली दे रही हैं, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, ये शब्द बंगाल की एक चुनी हुई मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए बोल रही है। तो इससे ये समझिए कि उनकी हताशा का जो स्तर है वो कितना है, उनकी परेशानी, उनकी बौखलाहट का स्तर कितना गिर चुका है। यही इंडिकेशन है कि उन्हें लग रहा है कि इस बार सत्ता बचाना या सत्ता में वापस आना उनके लिए कठिन होता जा रहा है। दोस्तों, इस बार आपको क्या लगता है कि बंगाल में हिंदुओं का जो वोट है वो संगठित हो पाएगा, और संगठित होकर क्या बीजेपी को ट्रांसफर हो पाएगा? अपनी राय कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।